तो स्वागत है आप लोगों का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। तो हमारा जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? 2 ठो सब्जेक्ट चल रहा था। एक ठो था हमारा हिस्ट्री और एक था हमारा केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो केमिस्ट्री जो है हमारा केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री क्या हुआ है? केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो चलेगा वो चलेगा बायोलॉजी। क्या चलेगा इसके बाद हमारा? अब हमारा चलेगा बायोलॉजी। अगर हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो हिस्ट्री में जो है हमारा 2 टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि उस समय से जो है थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण हम जो है हिस्ट्री का वीडियो जो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारा आज का जो एक टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, ये आज हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक बच जाएगा पूर्व मध्यकाल। तो ये हमारा गुप्तोत्तर काल जो है ये जो है गुप्तोत्तर काल ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और पूर्व मध्यकाल जो है हमारा अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री का वो जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? एंशिएंट हिस्ट्री जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट बच जाएगा? उसके बाद हमारा जो है मिडाइवल बच जाएगा, मिडाइवल हिस्ट्री बच जाएगा। उसके बाद जो है हमारा मॉडर्न बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा? मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो है ये हिस्ट्री को जो हम 3 भागों में पढ़ते ही हैं। पहला हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हमारा कौन सा चालू होगा? अब हमारा जो है मिडाइवल हिस्ट्री चालू होगा। जब मिडाइवल कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा क्या चलेगा? तब हमारा जो है मॉडर्न चलेगा। क्या करेगा? चलेगा हमारा मॉडर्न अगर कंप्लीट हो गया तब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न कंप्लीट होते ही हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है हम पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हमारा बच जाएगा, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो चलिए बिना समय गवाए जो है हम अपने टॉपिक को जो है शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो हमारा जो है ये हमारा इंडिया है। ये मैं एक रॉक हाथ का खींच रहा हूँ। ये हमारा कुछ इस प्रकार से अभी इंडिया है। तो उस समय जो हमारा था, उस समय जो गुप्त वंश में जो हमारा था शासन, गुप्त वंश में मैंने आप लोगों को बताया जो गुप्त वंश में कुछ उत्तर में जो है उन सब का जो है प्रत्यक्ष शासन था। गुप्त में क्या था? गुप्तों का जो है उत्तर में प्रत्यक्ष शासन था। लेकिन उसके बाद अगर नीचे में बात किया जाए तो नीचे में उनका था, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष शासन था। यानी कि दक्षिण के राज्य को वो जीत लेते थे, लेकिन उनको एक शर्त पे छोड़ देते थे, जो वो दान दक्षिणा देते रहेंगे, उस जो है कर देते रहेंगे। किसको कर देते रहेंगे? केंद्र को जो है कर देते रहेंगे। किसके केंद्र के? तो गुप्त केंद्र को जो है कर देते रहेंगे। तो इस समय का जो है हमारा भारत था वो क्या था? एक प्रकार से इस गुप्त में जो है हमारा गुप्त का ये समय जो है हमारा इसका जो है एकीकृत शासन था। किसका शासन था? एकीकृत शासन था। किसका एकीकृत शासन था? तो गुप्त में जो है एकीकृत शासन था। लेकिन धीरे धीरे जब स्कंदगुप्त के बाद किसके? स्कंदगुप्त के बाद जो है स्कंदगुप्त के बाद जो है धीरे धीरे जो है
गुप्तों में जो है उसके जो शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे जो इतने बड़े साम्राज्य को चला पाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ही अंदर जो सामंत थे उन्होंने धीरे धीरे इसी राज्य में जो है अपना छोटा छोटा राज्य बनाने लगे। यानी कि ऊपर उधर से जो है ऊपर जो है मौखरी आज़ाद हो गए, इधर से कन्नौज से वर्धन आज़ाद हो गए, यहाँ से जो है मैत्रक आज़ाद हो गए, फिर इधर से जो है शशांक आज़ाद हो गया। धीरे धीरे जो है अपना गुप्त साम्राज्य अब क्या होने लगा, विखंडित होने लगा। और विखंडन होने का प्रमुख कारण क्या था, तो विखंडित होने का प्रमुख कारण था हमारा सामंती व्यवस्था। क्या था, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या था, विखंडित होने का मुख्य कारण था सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या होता था, इस व्यवस्था में जो है आय जो है आय भूमि के रूप में दिया जाता था। आय भूमि के रूप में दिया जाता था। भूमि के रूप में अगर आय जो है हमारा भूमि के रूप में दिया जाता था। अगर बात किया जाए जो अगर भूमि के रूप में आय दिया जाए तो क्या करेंगे, वो जो सामंत होंगे, यानी कि जो लोग को आय जो है भूमि के रूप में दिया गया, जो सामंत होंगे उससे जो भूमि से तो बहुत अच्छी तरीके से आय होता था, अच्छी मात्रा में आय होता था, मतलब उस समय जो है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अंदर ही सेना रखने लगेंगे। सामंत क्या करेंगे, अपने अंदर सेना रखने लगेंगे, जिससे जिससे जो है सेना में क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न होगी, न कि राजा के प्रति वो वफादार होगा। अब वो किसके प्रति वफादार होगा, सामंत के प्रति। क्यों, क्योंकि सामंत ही हो जो है उसको वेतन देता था, न कि राजा वेतन देता था। तो क्या होगा, वो सामंत के प्रति उत्तरदायी होता, जो सामंत बोलेगा सेना वही करेगी। तो गुप्त काल में जो है इसी प्रकार सामंती व्यवस्था लागू हुआ, जिस कारण से बहुत सारे सामंत अपने अंदर सेना रखने लगे। अगर गुप्त के जो राजा जो है कहीं अगर जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, स्कंदगुप्त के बाद के राजा जो थे कहीं अगर अलग युद्ध लड़ने गए तो सामंत से ही सेना लेते थे। तो जिस कारण से जो है कहीं पे भी अगर हार हुई तो वो जिस प्रकार अकाउंटेबल, जैसे अभी हमारी सरकार जो है अकाउंटेबल नहीं है, उसी प्रकार जो है हमारा उस समय का जो सेना अकाउंटेबल नहीं होता था, जो हमारा राजा हार रहा है या जीत रहा है। तो यूँ क्यों नहीं होता था, क्योंकि उस समय का जो है सेना सामंत के प्रति होता था, न कि राजा के प्रति होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है हमारा गुप्त काल जो है धीरे धीरे विखंडित होने लगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल क्या था हमारा, जैसे मौर्योत्तर काल में जो जब हमारा मौर्य साम्राज्य जो है धीरे धीरे जो है विखंडित होकर दो छोटे छोटे राज्य में विखंडित हो गया मौर्य साम्राज्य, उसी को मौर्योत्तर काल कहे। उसी प्रकार गुप्त के जो है गुप्त साम्राज्य का छोटे छोटा विखंडन जो हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, गुप्तोत्तर काल कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो गुप्तोत्तर काल में किस वंश ने कहाँ पे शासन किया। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा, अब हम पीपीटी के माध्यम से जो है पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए हमारा क्या है, अभी हमारा है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल कब से कब तक है इसका, 550 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी का संक्रमण का काल। संक्रमण मतलब वही जो है छोटे छोटे राज्यों का जो है काल। प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के बाद का राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य। स्वर्ण युग किसको बोला जाता है, स्वर्ण युग जो गुप्त काल को बोला जाता है। तो गुप्त काल के बाद का राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है परिदृश्य है गुप्तोत्तर काल। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो गुप्त काल के पतन के पश्चात जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है उन्होंने जो अपना साम्राज्य स्थापित किए। बहुत सारे जो है छोटे छोटे लोगों ने जो है अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया। तो उसी में से हमारे कुछ थे, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं जो किन्होंने जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। सबसे पहले हमारा था मैत्रक वंश। कौन सा था हमारा, मैत्रक वंश। इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ था, क्षेत्र वल्लभी यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके संस्थापक थे भट्टारक। उसी प्रकार हमारे राजवंश एक मौखरी वंश। मौखरी वंश कौन थे, मौखरी वंश का जो प्रमुख क्षेत्र था वो कहाँ था, कन्नौज, वर्तमान उत्तर प्रदेश। अभी कहाँ है हमारा, कन्नौज उत्तर प्रदेश। इसके संस्थापक जो थे वो थे हमारे हरिवर्मा। उसके बाद जो है हमारे थे पुष्यभूति। इनका जो प्रमुख क्षेत्र था ये क्या था हमारा, ये था हमारा थानेश्वर।
और उसके बाद जो है इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति, इसलिए इसको जो है पुष्यभूति वंश कहा जाता है। इसको वर्धन वंश भी बोला जाता है। अगर प्रमुख वंश के बारे में बात किया जाए तो यही हमारे पुष्यभूति वंश। उत्तर भारत गुप्तोत्तर काल के जो प्रमुख वंश थे वो थे पुष्यभूति वंश। उसी प्रकार बंगाल में जो हमारे गौड़ वंश हुए, गौड़ वंश कहाँ थे? बंगाल में। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक और प्रमुख राजा ही थे शशांक। उसी प्रकार उत्तर गुप्त हुआ, इसके जो क्षेत्र था वो क्या था हमारा? वर्तमान जो है पाटलिपुत्रा यानी कि मगध और मालवा के क्षेत्र। इसके संस्थापक कौन थे? गुप्त। कौन थे? कृष्णगुप्त। तो चलिए, ये तो हो गए प्रमुख संस्थापक। इसी में एक मौखरी वंश में ही हमारे थे एक ग्रहवर्मन, एक राजा थे ग्रहवर्मन। और पुष्यभूति वंश में जो है, किसमें? पुष्यभूति वंश। इस पुष्यभूति वंश में जो प्रथम तो हो गए हमारे संस्थापक पुष्यभूति। कौन हो गए? पुष्यभूति। लेकिन इसी में जो है एक शासक हुए इसके बाद, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इसके जो है इनके दो पुत्र थे। कौन कौन पुत्र थे? एक थे हमारे राज्यवर्धन और एक हो गए हमारे हर्षवर्धन। कौन हो गए? हर्षवर्धन। और इनकी एक पुत्री भी थी। कौन थी वो? राज्यश्री। क्या थी? राज्यश्री। उनकी एक पुत्री भी थी। तो प्रभाकर वर्धन ने जो है अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह जो है मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से किया था। किससे किया था? ग्रहवर्मन से किया था। जब इन्होंने जो है ग्रहवर्मन से जो है अपनी पुत्री की शादी की, तो शादी के पश्चात जो है ग्रहवर्मन का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? शशांक के जो गौड़ वंश के शासक थे शशांक, उनके साथ हमारा हुआ। किनका? ग्रहवर्मन का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में जो है शशांक ने ग्रहवर्मन को मार दिया, यानी कि ग्रहवर्मन को हरा करके उनका जो है हत्या कर दिया। तो उसके बाद जो है मौखरी वंश का शासन किसके पास आ गया? मौखरी वंश का शासन आ गया हमारा राज्यश्री के पास। किनके पास आ गया? राज्यश्री के पास। राज्यश्री के पास आया तो उसके बाद जो है उनके भाई यानी कि राज्यश्री के भाई राज्यवर्धन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अब जिया जी यानी कि इनके तो हो गए जीजा जी, इनका जो है बदला लिया। किनसे? शशांक से। इन्होंने क्या किया? शशांक के साथ एक और थे शासक, गुप्त के शासक थे। गुप्त ही शासक ही थे। उनका प्रॉपर नाम में मुझे याद नहीं आ रहा। उत्तर गुप्त के ही एक शासक थे, उनको जो है हरा करके जो है उन्होंने अपना बदला लिया। परंतु इसके पास इसी में जो है राज्यवर्धन की उसके बाद जो है शशांक से युद्ध करते समय राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि शशांक जो है राज्यवर्धन को भी मार देते हैं। तब उसके बाद जो है हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश के जो है प्रमुख जो राजा हुए हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर जो है सत्ता धारण की, यानी कि उसके बाद वो राजा बने। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है हर्षवर्धन राजा बने। हर्षवर्धन जब राजा बने तब उन्होंने क्या किया? हर्षवर्धन ने शशांक को हरा करके जो है शशांक को हराया और उसके बाद अपना जो है मौखरी वंश जो था, यानी कि अपने पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश जो था, पहले उनका राजधानी जो थानेश्वर था उससे जो है अपना राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दिए। कहाँ स्थानांतरित कर दिए? कन्नौज स्थानांतरित कर दिए। किन्होंने? हर्षवर्धन ने। तो कभी कभी पूछ लेगा जो पुष्यभूति वंश का जो है राजधानी कहाँ था? मुख्य रूप से राजधानी था थानेश्वर हरियाणा। लेकिन हर्षवर्धन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो हर्षवर्धन ने अपना राजधानी कन्नौज बनाया। शशांक को हराने के बाद उन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज बनाया। तो ये थे हमारे कुछ उत्तर वंश में जो प्रमुख घटना हुई थी। तो आप इतने लोगों को याद रखिएगा। पहले याद रखिएगा आप मौखरी वंश के जो शासक थे उनको, फिर आप याद रखिए प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति वंश के वर्धन वंश के शासक थे प्रभाकर वर्धन। उनके दो पुत्र थे, पहले थे हमारे राज्यवर्धन, दूसरे थे हमारे हर्षवर्धन। और उनकी एक पुत्री थी, कौन थी? राज्यश्री। उनका विवाह कहाँ हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ हुआ था उनका विवाह। ग्रहवर्मन का हत्या किसने किया?
शशांक ने एक गुप्त शासक के साथ मिलकर जो है ग्रहवर्मन की हत्या की। इसी का बदला लेने के लिए जो राजश्री का भाई था वो इस गुप्त शासक को हरा करके इसका बदला लेते हैं और शशांक से लड़ाई करते समय ये क्या होते हैं, ये फिर मौत इनका भी हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है इनका। हत्या सामान्य भाषा में बोलिए, जो शशांक जो है हर्षवर्धन की भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो है उनका शासन कौन बना, शासक बना हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने शशांक को हरा करके अपना राजधानी कन्नौज स्थानांतरित किया। तो चलिए हर्षवर्धन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो तो ये थे हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 तक। कन्नौज का उत्थान किया, यानी कि हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत को पुनः एकीकृत किया। एकीकृत क्यों किया, क्योंकि ये प्रतापी शासक था, इनके अंदर वो काबिलियत थी जो वो एक कर सकते थे। तो इन्होंने हर्षवर्धन यानी कि हर्षवर्धन ने जो है शशांक को हराया, फिर उसके साम्राज्य पे जो कब्जा किया, फिर उसके बाद जो है अपनी राजधानी कन्नौज को स्थानांतरित किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग उत्तर भारत को जो है एकीकृत कर दिया था। अगर सैन्य अभियान के बारे में बात किया जाए तो हर्ष ने शशांक और वल्लभी के राजाओं को पराजित किया। हर्ष ने शशांक यानी कि बंगाल में जो थे शशांक उनको, और वल्लभी के राजाओं को क्या किया, पराजित कर उनके क्षेत्र पे जो है कब्जा कर लिया। तो हर्षवर्धन जो एक प्रमुख नाटककार एवं वो कवि भी थे। ये हर्षवर्धन जो हमारे ये है, ये प्रमुख शासक तो प्रतापी थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक नाटककार भी थे और एक कवि भी थी। तो कवि होने के नाते इन्होंने जो है कुछ पुस्तकें लिखी। तो इसी के लिए उन्होंने जो है लिखा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो साहित्यिक योगदान के बारे में बात किया जाए तो हर्ष स्वयं एक लेखक थे और उन्होंने जो प्रियदर्शिका लिखी, रत्नावली लिखी और नागानंद लिखा। अगर दानशीलता के बात किया जाए तो प्रयाग में हर 5 साल में महामोक्ष परिषद का आयोजन कर सर्वसम दान करते थे। यानी कि प्रयाग यानी कि आधुनिक इलाहाबाद जो हमारा है, उसमें जो है हर एक 5 साल में वो जो है एक यज्ञ आयोजित करते थे और उसमें जो है खूब दान करते थे। इसलिए इन्हों को जो है दानी शासक भी बोला जाता था। तो ये थे हमारे सम्राट। इसके बारे में बात किया जाए तो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था मैंने आपको बताया, उस समय का प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, सामंती स्वरूप था। सामंती स्वरूप मतलब छोटे छोटे जो है जमींदार जो अपने अंदर सैनिक रखते थे, वही हमारे क्या है, सामंती है। तो इनका विभाजन किस प्रकार होता था, तो साम्राज्य के जो है प्रांत में विभाजित किया जाता था, जिला और ग्राम। प्रांत सबसे पहले क्या होता था, प्रांत के नीचे क्या होता था, विषय यानी कि जिला, और जिला के नीचे ग्राम। तो साम्राज्य को है 3 भागों में बांटा जाता है, पहला प्रांत, दूसरा जिला, तीसरा ग्राम, इसमें विभाजित किया जाता था। तो उसके बाद सामंतवाद क्या है, प्रशासन गुप्तों की तुलना में अत्यधिक सामंती था। तो इस समय का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, गुप्तों की तुलना में अधिक सामंती व्यवस्था था। किसमें, गुप्तोत्तर काल में जो है अधिक सामंती व्यवस्था हो चुका था। अधिकारियों को जो है नगद के बदले भूमि अनुदान में दिया जाता था। अधिकारी को और भूमि जो है अनुदान में दिया जाने लगा, क्यों, तो इसीलिए जो बोला जाता है ये सामंतवाद था। सामंतवाद क्या होता है, कुछ अधिकारियों को कर मुक्त भूमि जो है दान में दिया जाना, जिससे वो अपने उस भूमि से कर उगाही करके और अपने अंदर सेना रख लेते थे, जिस कारण से वो जो है वो एक शासक के रूप में कार्य करने लगते थे। कौन, सामंत क्या करने लगते थे, वो शासक के रूप में कार्य करने लगते थे। और न्याय दंड के बारे में बात किया जाए तो दंड विद्यमान गुप्त काल की तुलना में कठोर थे। देशद्रोही को आजीवन कारावास या निर्वासन मिलता था। क्या मिलता था, देशद्रोही को जो है आजीवन कारावास या निर्वासन मिलता था। तो उसके बाद जो है ये थे हमारे उत्तर भारत के कुछ राज्य। अब चलिए देख लेते हैं दक्षिण भारत का स्वर्णिम युग। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में शक्तिशाली पल्लव चालुक्य राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने दक्षिण भारतीय कला और राजनीति को नई दिशा दी। तो चलिए देख ले चालुक्य और पल्लव संघर्ष। तो वातापी के चालुक्य, इसमें एक प्रमुख शासक थे पुलकेशन द्वितीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशन द्वितीय कौन थे, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और इसने नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को पराजित किया। तो हर्षवर्धन मैत्रक को जीतने के बाद उससे आगे बढ़े तो उनका सामना किन से हुआ, उनका सामना जो हुआ पुलकेशन
द्वितीय से हुआ और पुलकेशन द्वितीय ने उनको क्या किया, उनको हरा दिया। और इसकी हराया उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से ये जानकारी मिलती है जो पुलकेशन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। रविकीर्ति द्वारा रचित जिसमें चालुक्य विजयों का वर्णन है। रविकीर्ति द्वारा रचित जिसमें चालुक्य विजय का वर्णन है। उसी के बाद हमारा है कांची के पल्लव। इनके प्रमुख शासक थे एक नरसिंहवर्मन प्रथम। इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को हराकर वातापी कुंड की उपाधि धारण की। तो पुलकेशन द्वितीय ने किनको हराया था, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशन द्वितीय को जो किसने हराया था, तो उनको हराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और स्थापत्य के बारे में बात किया था, जो नरसिंहवर्मन ने जो है महाबलिपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था, पल्लवों द्वारा ही किया गया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किन्होंने किया था, तो पल्लवों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अगर इस समय की सामाजिक और जीवन और परिवर्तन के बारे में बात किया जाए तो इस समय की जाति व्यवस्था कैसी थी, तो इस समय की जाति व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल हुई और अनेक उपजातियों का उदय हुआ। उपजातियों का उदय क्यों हुआ, क्योंकि जो है बाहर से जो अधिक लोग आने लगे, उनको अलग अलग वर्गों में जो है बांटा जाने लगा, अलग अलग जातियों में रखा जाने लगा, जिससे क्या हुआ, उपजातियों का उदय हुआ। अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट जारी रही। विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित हुआ और सती प्रथा के प्रमाण मिलने लगे। तो विधवा विवाह जो हुआ, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित हुआ, सती प्रथा मिलने लगा। तो इससे क्या होता है, हमारी महिलाओं की स्थिति में गिरावट के साक्ष्य मिलते हैं। और अस्पृश्यता भी था, जिनका वर्णन किन्होंने किया, तो हुएनसांग के अनुसार चांडाल समाज से बाहर रहते थे। चांडाल कौन होते थे, जो पशु हत्या करते थे, पशु को मार के जो है अपना जीवन व्यतीत कर देते, उनको क्या बोलते हैं, चांडाल। शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो नालंदा और बल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। अगर आर्थिक स्थिति के बारे में बात किया जाए तो आर्थिक स्थिति, व्यापार में गिरावट आया। व्यापार में गिरावट किस प्रकार आया, क्योंकि अब जो है एक शासक नहीं था, अनेक शासक हो गए थे, जिसके कारण से जो है बाह्य व्यापार तो लगभग बंद ही हो गया था। क्यों, क्योंकि आंतरिक कलह ही इतना था जो बाहर व्यापार करना ही संभव नहीं था। और एक और प्रमुख कारण था सामंतों का उदय। सामंत क्या करते थे, अपने जो है उस भूमि पे जो है कर उगाही इतना करते थे, जिस कारण से किसान को बचता ही नहीं था। अगर किसान को बचता ही नहीं तो वो व्यापार कैसे करते। अगर किसान को बचा ही नहीं तो वो फिर व्यापार कहाँ से करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, व्यापार में गिरावट हो गया। प्रमुख क्या हुआ, उसमें से प्रमुख का सिक्कों का अभाव। गुप्त काल की तुलना में सोने के सिक्कों की कमी देखी गई, जो व्यापारिक गिरावट का संकेत है। सिक्कों में गिरावट क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई व्यापार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है जो सिक्कों का प्रचलन उतना नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि जितना लोग उत्पादन करते थे उतना तो खा ही जाते थे, तो व्यापार कहाँ से होगा। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए सिक्का का जो है अभाव धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, कृषि का प्रभुत्व। अर्थव्यवस्था भूमि आधारित हो गई। क्या हो गई, अर्थव्यवस्था भूमि आधारित हो गई। कौन से आधारित हो गई, भूमि आधारित हो गई अर्थव्यवस्था। राजा राजस्व के रूप में उपज का 1/6 भाग लेने लगा। राजा जो है राजस्व के रूप में उपज का 1/6 भाग ले लेता था, जिससे क्या होता था, कृषि उपज बचता ही नहीं था, तो व्यापार तो संभव ही नहीं। उसी प्रकार क्या हुआ, नगरों का ह्रास हुआ। पाटलिपुत्र जैसे प्राचीन नगरों का पतन हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनी। तो अगर बात किया जाए तो महाजनपद काल से लेके ही और गुप्त काल तक पाटलिपुत्र क्या था, सत्ता का केंद्र था। लेकिन गुप्तोत्तर काल में सत्ता का केंद्र कहाँ स्थापित हो गया, कन्नौज स्थापित हो गया, जिस कारण से क्या हुआ, पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख शहर का जो है नगरों का क्या हुआ, पतन हो गया। जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था तो चरमराई, क्योंकि व्यवस्थित अगर कोई शहर बदल रहा है तो स्वाभाविक है जो उस समय का अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, और धीरे धीरे
ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे अपने आप पर निर्भर रहने लगी, यानी कि वो लोग जितना उपजाते थे जितना वो खुद खा सके, तो व्यापार उससे क्या होगा, व्यापार में स्वाभाविक रूप से गिरावट आएगी। अगर धार्मिक और शैक्षिक जीवन के महत्व के बारे में बात है तो बौद्ध धर्म में क्या होता, हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा आयोजित की थी। और हिंदू धर्म के बारे में बात किया जाए तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहा, सूर्य एवं शिव की पूजा व्यापक होने लगी। और नालंदा को जो है 100 गांव जो है, नालंदा को 100 गांव दान में दिए गए। और प्रत्येक 5 वर्ष में जो है प्रयाग दान उत्सव मनाया जाता था। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है प्रयाग दान उत्सव मनाया जाता था। और ये उत्सव कौन मनाता था, हर्षवर्धन ये उत्सव मनाते थे। और कला और स्थापत्य मंदिर के बारे में बात किया जाए तो मैंने आप लोगों को ऊपर में ही बताया, जो पल्लव स्थापत्य में क्या हुआ, रथ मंदिर, एकाश्मक मंदिर और तट मंदिर का निर्माण किया। एकाश्मक क्या होता है, एक ही पत्थर से बनाया गया मंदिर, तो ये हुआ। पल्लव स्थापत्य में क्या हुआ, मंदिर का विकास हुआ, जैसे था हमारा महाबलीपुरम का मंदिर। उसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय, यह काल शिक्षा का चरम बिंदु था, जिसे हर्ष ने दान से समृद्धि किया। क्यों, क्योंकि गुप्त काल में जो कुमार गुप्त ने नालंदा बिहार की क्या किया था, स्थापना किया था। और इसे हर्ष ने दान देके क्या किया था, दान देके इसको और समृद्धि किया था। देख लीजिए ये किस प्रकार से है। ये तो अभी वर्तमान है। ये जो आपको छोटा छोटा जो है खंड दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा जो भाग दिखाई दे रहा है, ये उस समय का हॉस्टल हुआ करता था। सोचिए उस समय का हॉस्टल किस प्रकार था। तो अगर आप कभी राजगीर घूमने जाए तो ये आप घूम सकते हैं। ये बिहार का जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी है। तो ये हो गया हमारा कला और स्थापत्य। इसी प्रकार इसी से जो है इसी समय हमारा मंदिर निर्माण भी हुआ। और मंदिर निर्माण में जो है 3 शैली प्रमुख था। पहला था हमारा नागर शैली, दूसरा था हमारा बेसर शैली और तीसरा था हमारा द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है हिमालय से विंध्य तक था, हिमालय से विंध्य तक। और बेसर जो है विंध्य से कृष्णा तक था, कृष्णा नदी के तट तक। और द्रविड़ जो था कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक था, कन्याकुमारी तक। मंदिर स्थापत्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हमारा था नागर, कहाँ से कहाँ तक, हिमालय से विंध्य तक। बेसर कहाँ से कहाँ तक था, विंध्य से कृष्णा। और द्रविड़ था कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। यानी कि हिमालय से विंध्य के बीच जितना मंदिर बनाया गया होगा वो कैसा था, हमारा नागर शैली का था। और विंध्य से कृष्णा तक जितना भी मंदिर बनाया गया वो क्या था, हमारा बेसर। और द्रविड़ स्थापत्य के बारे में बात किया जाए, कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच जितना जो मंदिर बनाया गया वो क्या था, हमारा द्रविड़ स्थापत्य का था। तो ये हो गया उस समय का हमारा स्थापत्य। ये नागर बेसर द्रविड़ जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो एक और हमारे प्रमुख यात्री है ह्वेनसांग। कौन है हमारे, ह्वेनसांग। यात्रियों का राजकुमार इनको बोला जाता है। और ह्वेनसांग ने जो है 629 में भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक रहे थे। उनका उद्देश्य क्या था, वो आने का बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और संग्रह करना। इनकी रचना है सीयू की। क्या नाम है इनका, सीयू की। इन्होंने जो है भारत की तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तृत विवरण किया है। सीयू की में जो है इन्होंने भारत की तत्कालिक सामाजिक, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अच्छे तरीके से वर्णन किया है। और ये किनके काल में आए थे, तो हर्ष के काल में आए थे। और हर्ष को जो है परिश्रमी और परोपकारी शासक बताया था। तो ये हो गए हमारे ह्वेनसांग। तो उसी प्रकार चलिए प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है एक ही समय टाइम लाइन पे देख लीजिए। पहले है 550 ईस्वी में क्या होता, गुप्त साम्राज्य का पूर्ण पतन हुआ। और 606 में क्या हुआ, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। इसके बाद जो है 650 में जो है गुप्त का पतन, तब क्या हो गया हमारा गुप्त उत्तर काल प्रारंभ। इसके बाद क्या हुआ, 606 में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। और नर्मदा युद्ध और चालुक्य विजय। और तो हर्षवर्धन को जो है नर्मदा के युद्ध में क्या किया इन्होंने, चालुक्य कौन से शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन को हराया। कब, 638 से 618 से 634 ईस्वी के बीच। और 647 में क्या हुआ, हर्ष की मृत्यु और अराजकता का काल। हर्ष की मृत्यु के बाद काल जो है, हर्ष की मृत्यु के बाद इस काल को अराजकता का काल भी कहा जाने लगा।
तो देख लीजिए, एक तुलना कर लीजिए गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में विशेषता। शासन स्वरूप क्या था? अगर शासन स्वरूप के बारे में बात किया जाए तो गुप्त काल का शासन क्या था? केंद्रीकृत और संगठित था। और गुप्तोत्तर काल में विकेंद्रीकृत और सामंती व्यवस्था था। आर्थिक स्थिति में गुप्त काल स्वर्ण युग कहलाया, सक्रिय व्यापार होता था। लेकिन गुप्तोत्तर काल व्यापार में गिरावट, कृषि प्रधान हुआ। अगर राजधानी की बात भी किया जाए तो गुप्त काल में राजधानी पाटलिपुत्र था और गुप्तोत्तर काल में कन्नौज हो गया। धर्म के बारे में बात किया जाए तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ और गुप्तोत्तर काल में बौद्ध, हर्ष और शैव धर्म। हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया, उसके साथ साथ शैव धर्मी जो है शैव धर्म का भी जो है विकास हुआ। उसके बाद जो है गुप्तोत्तर काल ने प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण का आधार तय किया। इसी का जो आधार बेस बनाया हुआ है, जिसके भारत के जो क्या होंगे, इसके बाद ही हमारे जो है तुर्की से जो है आक्रमण प्रारंभ होगा। तुर्की से क्या होगा? आक्रमण प्रारंभ होगा एवं धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जो है अब पूर्व मध्य काल से जो है अब अभी तो बहुत सारे शासक जो है अभी आएंगे, जैसे हमारे चौहान वंश हो गए, तोमर, परमार, ये सब वंश हो गए, लिच्छु, गढ़वाल, ये सब हो गए हमारे। तो ये सब शासन करते रहेंगे। इसी के जो है साथ साथ जो है और तुर्की से जो है आक्रमण प्रारंभ होगा। एवं जब भारत के शासक जो है उतने योग्य नहीं हो पाएंगे, युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं रह पाएंगे, तब क्या होगा? हमारा तुर्की शासक जो है भारत में सत्ता स्थापित कर लेंगे। तो ये था हमारा गुप्तोत्तर काल। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को गुप्तोत्तर काल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और तो थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।